नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप की सीरीज में पहली सीरीज में हमने आपको बताया कि किस तरीके से स्टार्टअप सेटअप होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कितने स्टार्टअप 2016 से लेकर 2022 तक कितना ग्रोथ हुआ है। लगभग 15,400% के करीब का ग्रोथ हुआ है। क्या टेक्नोलॉजी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, आईटी फील्ड में क्या क्या स्टार्टअप काम कर रहे हैं, और 5 मंत्र उसमें बताए गए थे कि जिससे कि आप अपना स्टार्टअप को आगे तक ले जाएं, सक्सेस की राह पर ले जाएं। इसी सीरीज में मैंने आपको बताया था कि लगभग 471 स्टार्टअप 2015 में हुआ करते थे। आज 72,993 स्टार्टअप इंडिया में काम कर रहे हैं। 4500 से ज़्यादा स्टार्टअप तो सिर्फ आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं। स्टार्टअप बनाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उसमें कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसमें आपको बताया था कि 5 साल से पूरा अंदर जो कंपनियां बनी हैं, एलएलपी हो, रजिस्टर्ड कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, और जिसका टर्नओवर 25 करोड़ के अंदर में हो, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 25 करोड़ के अंदर में हो, नया कुछ डेवलप कर रही हो, टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रही हो, या कम्युनिकेशन में काम कर रही हो, नया कोई प्रोडक्ट या रिसर्च में काम कर रही हो, या फिर ऐसी एंटिटी जो कंपनी को टूट के ना बनी हो, नई कंपनी हो, 5 साल के अंदर हो, तो वो स्टार्टअप की श्रेणी में आते हैं। आज की सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि इस सीरीज का सेकंड एपिसोड है ये। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फंडिंग किस तरीके से ली जा सकती है, और कब आपको फंडिंग लेनी चाहिए, और किस तरीके से आपका शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और अगर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। ये सब मैं आप की सेकंड सीरीज में लेके आया हूं। आप बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आप किसी स्टार्टअप खोलने का विचार है तो ये आपके बहुत काम आने वाली है। मैं आपको बताऊंगा फंडिंग आप कहां कहां से मिल सकती है, ये भी आपको बताऊंगा, फंडिंग की शेयरिंग बताऊंगा, और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। देखते रहिए लास्ट तक। इसके अलावा फंड रेजिंग के लिए कुछ जरूरी रिक्वायरमेंट हैं जो आपको पूरी करनी होगी, तभी आपकी कंपनी में कोई पैसे इन्वेस्ट करेगा। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रोप्राइटर फर्म, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में बहुत कम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए आपको इन्वेस्टर अगर चाहिए तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहिएगी, वेंचर कैपिटल, वीसी या पीई से अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए, और आईपीओ लाना है तो आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी होगी। किसी भी इन्वेस्टर के पास जाने से पहले आपको कुछ तैयारी करनी होगी। अपने आप में अच्छी तरह आप जब तैयारी करके निकलेंगे तभी आपको कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। उसको आपका प्रोजेक्ट में दम दिखेगा, कि उसको दिखेगा आज जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ 20% या 30% जितना भी शेयर आप वेंचर कैपिटल या उससे लेना चाहते हो, वो अगर ग्रो करेगा तो ही वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। उससे पहले आपको इसलिए अच्छी तरह तैयारी कर लेनी चाहिए। आपकी कंपनी का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप लेके जाएंगे, पिच के लिए जाएंगे, पिच डेक आपका पावरफुल होना चाहिए। सबसे पहले तो लीगल स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन पार्टनर होगा, कौन को फाउंडर होगा, ये आपको क्लियर उसमें लिखना होगा। किसके कितना % शेयर होगा, किसकी जिम्मेदारी क्या होगी, और बिजनेस स्ट्रक्चर मतलब पूरा एक अच्छी तरह तैयार करके आप जाइए। इन्वेस्टर के पास जाने से पहले आप अपना बेसिक चीज़ें तैयार कर लीजिए, पार्टनर और शेयरिंग, और किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, किसका क्या एक्सपर्टाइज है, उनका एक प्रोफाइल भी आपको सब पार्टनर का उसमें अटैच होगा, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और उसका एक्सपीरियंस और उसका वर्किंग एक झील दिखनी चाहिए। इन्वेस्टर को ये दिखना चाहिए कि वो जो पैसा लगा रहा है वो डूबने तो नहीं जा रहा, ग्रो करेगा, तभी वो आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा। दूसरा पॉइंट है मार्केट रिसर्च। जो भी आप करें अपने बिजनेस को का विजन दिखाने के लिए जो भी कर रहे हैं उसको थॉरोली करें। उसमें नीड क्या है, किस तरीके से आप नीड क्रिएट कर पाएंगे, किस तरीके से रिक्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे, कस्टमर बेस क्या होगा, 1000 का है, 1000 को 10,000 कैसे ले जाएंगे, 10 को 10 लाख कैसे ले जाएंगे, 1 करोड़ कैसे ले जाएंगे, और कितने एरिया में आप उसको फैलाएंगे। ये आपको एक थॉरोली रिसर्च वर्क आपका होना चाहिए, मार्केट रिसर्च पूरा होना चाहिए। रीच किस तरीके से बनाएंगे, सेल्स ग्रोथ किस तरीके से करेंगे, ये आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में
पहले से ही तैयार होना चाहिए। बजट शीट जब बनाए तो उसमें सारे एक्सपेंसेस आप जोड़ने की कोशिश करें, कहाँ कहाँ आपका एक्सपेंसेस होगा, टेक्नोलॉजी पे कितना होगा, सेल्स पे कितना होगा, रिसर्च पे कितना होगा, ट्रेनिंग पे कितना होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सपेंसेस आते हैं, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते, लेकिन बाद में वो एक लॉस का कारण बनते हैं। तो ये थॉरोली जब आप करके जाएंगे तो इन्वेस्टर आपसे इंप्रेस होगा, उसको लगेगा कि मैं जो पैसा लगाने जा रहा हूँ जिस कंपनी में, वो कंपनी ग्रो करेगी तो उसका पैसा भी ग्रो करेगा। हर कोई इन्वेस्टर इसीलिए पैसा देना चाहता है कि वो ग्रो करे। आज वो अगर 1 करोड़ लगा रहा है, 10 करोड़ की कंपनी है तो 10% शेयर एक तरीके से शेयरिंग हो गई। अगर 100 करोड़ की कंपनी होगी तो उसका पैसा भी 10 करोड़ की वैल्यूएशन का होगा। तो इसलिए हर कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है। इसलिए शुरुआत जब करें, थॉरोली करें, पूरी रिसर्च के साथ जाएं और अपना सेगमेंट कौन सा है, फार्मा है, सर्विसेज है, फूड इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स है, या कौन सी इंडस्ट्री है, ये आप सेगमेंट वाइज इन्वेस्टर आपको मिलेगा। हर इन्वेस्टर हर जगह इन्वेस्ट नहीं करता है, इसलिए अपना सेगमेंट पहचाने और उसी सेगमेंट का इन्वेस्टर ढूंढें। गूगल पे मिल जाता है, एजेंसी मिल जाती हैं, या इन्वेस्टर बैंकर्स होते हैं, वो आपको ये मतलब इन्वेस्टर की बारे में जानकारी दे देते हैं, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ सकता है। उसका एक इन्वेस्टर बैंकर रखना इसलिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि उसको उस पूरी इंडस्ट्री की कौन से सेगमेंट में कौन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है, और आपकी भी जानकारी होती है, उनकी भी होती है, वो नेगोशिएट अच्छा कर लेता है। हाँ, जितना इन्वेस्टमेंट वो लेता है उसका 2%, 2%, 1% जो भी बेस्ट नेगोशिएट हो जाए वो लेता है। इन्वेस्टमेंट के लिए इसलिए आप इन्वेस्टर बैंकर की भी मदद ले सकते हैं। जब भी आप पिच डेक पे जाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पिच डेक पे जाएं तो एक्चुअल जो चैलेंजेस हैं, एक्चुअल जो कंपटीटर है उसके बारे में जरूर बात करें, ठीक है। ये नहीं कि हमारा कोई कंपटीटर नहीं, कंपटीटर होगा, छोटा है, अभी हम फास्ट मूवर का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये इस तरीके का हम बात करें, ठीक है। रियलिस्टिक एक विजन दिखाएं, ग्रोथ का एक रियलिस्टिक विजन होना चाहिए। ये नहीं कि 1 करोड़ की औकात नहीं है, 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा, तो इन्वेस्टर को उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। और इतना कंजर्वेटिव भी नहीं रखें कि 10 करोड़ का आपका बिजनेस है और उसको आप 1 करोड़ बता के आए। तो कंजर्वेटिव भी ना हो, रियलिस्टिक एक आपका प्रोजेक्ट दिखना चाहिए। प्लान, एक विजन जो है ग्रोथ का, वो उसमें आपके उसमें नजर आना चाहिए, और अभी तक आपने कितना ग्रो किया है उसका भी एक स्टेप वाइज या ईयर वाइज उसमें ग्राफ होगा। तो आपको बहुत मतलब आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा, वो इन्वेस्टर को इम्प्रेस करेगा। और जो भी आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टर से, वो रियलिस्टिक करें, क्योंकि हर बात जो पैसा लगाएगा वो ड्यू डिलीजेंस कराएगा, उसके वेरिफिकेशन जरूर होता है, आपके डॉक्यूमेंट से होगा, एजेंसी के थ्रू होगा, तभी उसके बाद वो पैसा देगा। और उससे पहले एक चीज जो फ्लो चार्ट है इन्वेस्टमेंट का, अगर आपकी डील तय होती है तो वो तय कर लें कि कब कब पैसा मिलेगा, आपकी जिम्मेदारी क्या होंगी, पार्टनर्स की क्या होंगी। ये आप एक एक बुकलेट बना लें, एक डॉक्यूमेंट बना लें, और उस पर दोनों के सिग्नेचर करके आप एक कॉपी उन्हें दें, एक कॉपी अपने पास रखें। तो ये आगे होने वाले डिस्प्यूट से आपको ये बचाता है। फंडिंग बेसिक एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि फंडिंग इस तरीके से होगी। आपके पास एक कोई पोटेंशियल आइडिया आता है जो किसी भी इंडस्ट्री की बड़ी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है। उस आइडिया को लेके आप 10 जनों से डिस्कस करते हो, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपने मेंटर से, अपने टीचर से डिस्कस करते हो। वो आइडिया अगर आपको दमदार लगता है, उनका फीडबैक जरूर लीजिए। उस फीडबैक के बाद को फाउंडर ढूंढिए। अगर आपके पास पैसा है, आप स्टार्टिंग में कम पैसे से स्टार्ट कर सकते हो, आपके पास पैसा नहीं है तो को फाउंडर ढूंढिए अपने दूसरे फील्ड का। आप अगर टेक्निकल हो तो आप ढूंढिए उसको मार्केटिंग फील्ड का, और यदि आप मार्केटिंग के हो तो आप टेक्निकल फील्ड का ढूंढिए, जिससे कि आपके एटलीस्ट 2 डिपार्टमेंट जो सबसे मजबूत डिपार्टमेंट होंगे वो आपको हेल्प कर सकें। फैमिली और फ्रेंड्स में देखिए इन्वेस्टमेंट सबसे पहले। अगर होता है, सक्सेस होता जाता है, ग्रोथ मिलती जाती है, तो उसके बाद आप वेंचर कैपिटल हैं, एंजल इन्वेस्टर हैं, क्या होते हैं ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता हूं, किस तरीके से ये आपके काम आ सकते हैं और किस तरह आपका स्टार्टअप ग्रो कर सकता है। देखते हैं आगे। सबसे पहले जब इस फिगर में आप देखेंगे, सबसे पहले क्या होता है, आपको एक पोटेंशियल आइडिया तलाश करना होता है। जब आपको एक पोटेंशियल आइडिया आ जाता है, उस पोटेंशियल आइडिया को आप वर्किंग करते हो, उसका पीपीटी बनाते हो, उसका प्रोटोटाइप तैयार करते हो और 50-100 लोगों से डिस्कस करते हो, उनका फीडबैक लेते हो।
यदि आपको लगता है कि ये सक्सेस होगा, फीडबैक पॉजिटिव है, तो आपको उस पर आगे काम करने की जरूरत होती है। आपके पास मान लिया बहुत कम पैसा है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मान लिया एक मिडिल क्लास फैमिली, हम लोगों की फैमिली जो होती हैं, जिस तरीके की फैमिली 10 लाख 12 लाख 15 लाख यही हमारे पास इन्वेस्टमेंट जमा पूंजी होती है, उसी से हमको आगे बढ़ना होता है। उसके बल पे हम कैसे एक बिलियन डॉलर की या बड़ी कंपनी बना सकते हैं, तो इस फिगर में आप देखेंगे। सबसे पहले एक आइडिया आपको आता है, आपके पास पूंजी है सिर्फ 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए से आप उसको शुरू करना चाहते हो, लेकिन 12 लाख रुपए में आपको लगता है इतने में तो ऑफिस सेटअप में ही लग जाएगा, उसके लिए मशीनरी चाहिए होगी, उसके लिए मतलब ट्रैवलिंग कॉस्ट चाहिए होगी, मीटिंग पे खर्चा आता है, मीटिंग चाहिए होगी। तो आप एक को फाउंडर ढूंढते हैं, जैसा कि मैंने अपनी पहली सीरीज में बताया था, आई बटन में आपको मैं दे दूंगा, वो सीरीज आप जरूर देखिएगा, बहुत काम आने वाली है। किस तरीके से स्टार्टअप ग्रो हुए और कौन से स्टार्टअप सबसे बड़े हैं और क्या चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से स्टार्टअप फेल होते हैं, वो सब इसमें बेसिक बताया गया है। आगे की सीरीज में चैलेंजेस के बारे में और बताऊंगा। फोकस करते हैं इन्वेस्टमेंट पे, फंडिंग कहाँ से आएगी। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज पे ध्यान देते हैं कि अपना आइडिया कितना पावरफुल है। आइडिया हमारा पावरफुल है तो उस पर आप वर्किंग करते हो। आपने इकट्ठे किए, आपके पास सब कुछ मिला के 10-12 लाख रुपए हुए, 12 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आप उसको देखते हो, 10 जनों को 100 जनों को दिखाते हो, अपने मेंटर को, अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, तो आइडिया वर्केबल है। वर्केबल है तो आप ढूंढिए को फाउंडर ढूंढते हैं आप। को फाउंडर से भी इन्वेस्ट करा दिया, को फाउंडर से इन्वेस्ट करा दिया, तो आप देखोगे कि सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट 12 लाख था, तो आपके पास 100% शेयर थे। आप एक कंपनी खोलते हो, कंपनी रजिस्टर कराते हो, 30-40 हज़ार रुपये लगते हैं। एलएलपी खोल लीजिए या प्राइवेट लिमिटेड खोल लीजिए, पार्टनरशिप फर्म खोल लीजिए, 30-40-50 हज़ार रुपये में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये 100% शेयर थे, लेकिन सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक 12 लाख का बंदा और ढूंढते हो तो आपके पास 24 लाख रुपये का एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो आपकी शेयरिंग हो जाती है 50 और 50। दो को फाउंडर होते हो, दोनों को कंपनी आगे बढ़ानी है, दोनों एक ही फेस पे चलने चाहिए, दोनों का विजन सेम होना चाहिए, ग्रोथ का विजन होना चाहिए। तो आप देखोगे कि ग्रोथ मिलेगी। 50-50% की आपकी शेयरिंग हो जाती है। अब आप काम करना शुरू करते हैं उस आइडिया पे। आइडिया ग्रो होता है या फेल होता है। फेल होता है तो फिर आप सोचिए क्या क्या कमियां रह गई, नए आइडिया पे काम कीजिए। आपको लगता है आइडिया ग्रो होता है तो लोग आपको, आसपास वाले आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपके अंकल, आपके मामा, ये सब लोगों को लगता है कि यार इसका आइडिया ग्रो कर रहा है। तो क्या होता है कि आप उसको वर्केबल, उनको लगता है ये वर्केबल है, ग्रो कर सकता है, तो आपको फिर पैसा देने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अपने नियर एंड डियर से आप पैसा ढूंढिए, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, अपने अंकल से, इनसे, और उनको शेयर बेचिए। आपके पास लगभग 24 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। 24 लाख पे आपका आइडिया वर्केबल लगा तो अब आपके रिश्तेदार इंटरेस्ट दिखाने लगे तो अब आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। आपके पास 50-50% शेयर थे। जब आपके पास 24 लाख रुपए थे तो आपके पास 50-50% का शेयरिंग था, लेकिन अब आप किसी अंकल को बेचिए, 5% शेयर आप बेचते हैं। एक स्मार्ट खेलने के लिए आप कर दीजिए 20% शेयर या 30% शेयर आप अलग निकाल के रख दीजिए। 20% ही मान लेते हैं कि हम ये अपने एम्प्लॉय को देंगे, जो कंपनी के काम आएगा, जो कंपनी के को ग्रो कर सकता है, उन लोगों के लिए एक अलग पूल निकाल के रख दीजिए, जिसको ऑप्शन पूल कहते हैं। ऑप्शन पूल वो जो कंपनी के ग्रो करने के लिए, टेक्निकल के लिए काम आ सकता है, तो उसको आपने अलग निकाल के रख दिया। अब शेयरिंग जो बटेगी तीनों में से बटेगी, ऑप्शन पूल में से भी, आप में से भी, और आपके को फाउंडर में से भी। 5% शेयर दिए, 5% शेयर देंगे तो आपके पास जो होगा लगभग 37.5 बच जाएगा। तो ऑप्शन पूल 20% निकालने के बाद यानी कि 25% शेयर निकले, 37.5 आपके पास रह गए, 37.5 आपके फ्रेंड के पास, और 20% आपने ऑप्शन पूल निकाल दिया और 5% अपने अंकल को दे दिए। आपका आइडिया 24 लाख से स्टार्ट हुआ था, 24 लाख से आपने वर्किंग शुरू करी थी। कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई, कंपनी आपने ग्रो की, आपके अंकल ने देखा कि ये बढ़ सकता है, चैलेंजेस सारे आपने फेस किए, तो उसका एक आपको वैल्यू मिलती है। अब अंकल को आपका आइडिया पसंद आया, अब अंकल को आपने क्या काम किया, अंकल से नेगोशिएट किया। अंकल पैसे की जरूरत है, 50 लाख रुपए लगभग हम लोगों का हो गया, कंपनी की वैल्यूएशन लगभग हमने 2 करोड़ के करीब की कर दी है। हमने काम स्टार्ट किया था, अंकल को तो नहीं पता ना आपने कितने से स्टार्ट किया था। अब अंकल के पास पैसा है, थोड़ा पैसा है, वो आपके आइडिया पे लगा सकते हैं जिससे कि आपका आइडिया ग्रो हो। तो अंकल से आप नेगोशिएट कीजिए। नेगोशिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि अंकल को आपने 5% शेयर दिए हैं। 5% शेयर देके
आपने अंकल को से 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करा लिए अपनी कंपनी में। जब अंकल ने 50 लाख कर दिए, आपने सिर्फ 24 लाख से स्टार्ट किया था, अंकल के 50 लाख और आ गए, 24 लाख के 1.5 साल काम करने के बाद आपका कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ हो गया था। तो अंकल को लगा ये आइडिया बड़ा है और ये आगे भी ग्रो कर सकता है, तो अंकल ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया। तो 50 लाख रुपए में 5% शेयर आपने उनको दे दिए, 20% आपने ऑप्शन पूल के निकाल दिए, जो आप फ्यूचर में एम्प्लॉय को दे सकते हैं या टेक्निकल किसी को जोड़ने के लिए दे सकते हैं। वो आपने अलग शेयर एक निकाल दिया, वो फ्यूचर में आपके काम आता है। नेगोशिएशन के सबसे बड़ी चीज नेगोशिएशन के काम आता है, जिससे कि आप इन्वेस्टर को जोड़ो और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट लो, कम शेयर उसको जाए। तो अब जो बटेगा वो 3 में से बटेगा। इससे आगे अगर शेयरिंग देंगे तो 3 में से देंगे, ऑप्शन पूल में से, अपने हिस्से में से और तो अभी 5% शेयर दिए, 20% आपने निकाल दिए ऑप्शन पूल के। ऑप्शन पूल निकालने के बाद आपका क्या होगा 25%, तो यानी कि 37.5% आपका, 37.5% आपके को फाउंडर का हिस्सा रह गया। 37.5 में सेकंड में आपने एक को फाउंडर के अलावा अपने एक फैमिली मेंबर को जोड़ लिया। अब कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 2.5 करोड़ रुपए, कंपनी की वैल्यूएशन 50 लाख रुपए अंकल ने जोड़े, उन्होंने जोड़े, 2.5-3 करोड़ रुपए की कंपनी की वैल्यूएशन हो गई। अब काम बढ़ता है, काम आगे बढ़ता है, तो उसके बाद आपको फंड की जरूरत होती है, बड़ा फंड चाहिए होता है। तो उसके लिए अब आपको ऐसे बंदे को तलाशना होता है जो एक्सपर्ट हो उस फील्ड का। एक्सपर्ट यानी कि जो आपके लिए आपके लिए मेंटर भी बन सके और इन्वेस्ट भी कर सके। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं जो नए स्टार्टअप पे ध्यान रखते हैं, वो ग्रो कर गए होते हैं, उनका जो सरप्लस मनी होता है वो दूसरे स्टार्टअप में, नई स्टार्टअप में लगाते हैं, जिससे कि आगे भी ग्रो कर सके। ऐसे स्टार्टअप को हम कहते हैं एंजिल इन्वेस्टर। एंजिल इन्वेस्टर, अब आप एंजिल इन्वेस्टर ढूंढते हो, एंजिल इन्वेस्टर आपने ढूंढा, अब आपने 16.5% शेयर लगभग कंपनी के 16.5 या 15 जो भी आप बेस्ट नेगोशिएट कर सकते हो। आपको इन्वेस्टमेंट कितने का चाहिए? अब एंजिल इन्वेस्टर पे आप देखोगे, आपने लगभग 1 करोड़ 60 लाख का कोई स्टार्टअप ढूंढा जो इस फील्ड में काम कर चुका हो, जिसको इसका आइडिया हो, जो आपको मेंटर कर सके, जो आपको हेल्प कर सके, उनका एक्सपीरियंस आपके काम आ सके और वो पैसा भी लगा सके। शेयरिंग लेगा लेकिन आपके स्टार्टअप को ग्रो कर देगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होगा, उसको सारे चैलेंजेस पहले से पता होंगे। तो ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढने के बाद आप उसे सर्च करते हो। एंजिल इन्वेस्टर बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं आगे बताऊंगा कैसे मिल सकते हैं, कौन कौन इसमें फंडिंग करता है और किस किस स्टेट में कौन कौन काम करता है। तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया अपने प्रोजेक्ट में। अब आपकी वैल्यूएशन मतलब 1 साल के अंदर अंदर 8 करोड़ हो गई। अब कंपनी की वैल्यूएशन 8 करोड़ हो गई, कंपनी ग्रो की, पैसा आ गया, कंपनी ने और जगह भी ऑफिस खोले, बिजनेस बढ़ने लगा। और ये, लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा, आपको एंजिल इन्वेस्टर हो, आपके अंकल हो, फैमिली मेंबर हो, है ना, उन सब का डिसीजन आपका ही चलना चाहिए। उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन आप अथॉरिटी अपने पास ही रखिएगा, क्योंकि आप ही फाउंडर मेंबर हो। आप अपना इन्वेस्टमेंट मत देखिए, आप अपना शेयरिंग देखिए, शेयर देखिए और ये देखिए कि आपके पास सारी अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि डिसीजन आपके ही होने चाहिए। आप उनसे वो आपको मेंटर की तरह काम कर सकते हैं और वो आपको एक्सपीरियंस अपना आपसे शेयर कर सकते हैं। डिसीजन अपने पास ही रखिएगा। इसमें फिगर में देखिए, आपको फाउंडर और एंजिल इन्वेस्टर हमेशा उनसे आप ऊपर रहिएगा, डिसीजन आपके चलने चाहिए। अब कंपनी ने काम करना शुरू किया, कंपनी सर पर दौड़नी शुरू हो गई, कंपनी अच्छा चल रही है, लेकिन अब आपका विजन है इसको और स्टेट में भी ले जाना है, और कंट्री में भी ले जाना है, ग्लोबल भी बनाना है। तो कोई बड़ा इन्वेस्टर ढूंढना होता है। अब उस बड़े इन्वेस्टर के लिए आप अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हो, विजन तैयार करते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो। उसमें अब काम आता है आपका वेंचर कैपिटल। वो वेंचर कैपिटल के बारे में डिटेल में मैं अभी बताऊंगा आपको। अब वेंचर कैपिटल को आप लगभग वो कंपनी का बड़ा शेयर लेते हैं, कंपनी अपने एक्सपर्ट उसके लिए काम में लगाते हैं, कंपनी को ग्रो करते हैं और मोटा फंड आपको देते हैं, मोटी इन्वेस्टमेंट आपको देते हैं। जिस तरीके की आप देख रहे हो वेंचर कैपिटल में आपने इन्वेस्टमेंट जो ली, लगभग 30% की इन्वेस्टमेंट ली, 30.3% की इन्वेस्टमेंट ली। और पैसा कितना लिया? पैसा लिया लगभग आपने 16 करोड़ रुपए, 16 करोड़ रुपए लिए। और अब आपकी कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी ग्रो की, 16 करोड़ उनके आए, आपने मेहनत की, बिजनेस बढ़ा दिया, 32 करोड़ रुपए वैल्यूएशन हो गई। एक्सपोनेंशियली ये बढ़ती है दोस्त। इन्वेस्टमेंट आपको जब ही मिलेगा जब आपकी कंपनी ग्रो कर रही होगी, आपके आइडिया काम कर रहा होगा, या
दूसरा एक्सपर्ट जो है उनको विजन नजर आ रहा होगा कि ये कहां तक जा सकती है, तो ही वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। डुबोने के लिए कोई पैसा नहीं लगाएगा, वेदर इट इज एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल एजेंसी। ये जब ग्रो कर रहा होगा आइडिया, जब भी पैसा लगाएंगे और एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। अब आपने सरपट दौड़ा दिया अपना बिजनेस, लेकिन अब ख्याल आया नहीं मुझे ये ग्लोबल बनाना है, मुझे दूसरे शहरों दूसरे देश में भी ले जाना है, मुझे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। लेकिन अभी तक आप देखेंगे कि अभी तक आपके पास जो शेयरिंग बची सारे शेयर बांटने के बाद, अब आप 19% पे हो। अब 19% बहुत कम शेयर होता है आपका को फाउंडर का, और जबकि वेंचर कैपिटल का शेयर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो वो डे टू डे डिसीजन में भी आपको इंटरफेयर करेगा, मानना पड़ेगा उसका, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसके बाद आपको अगर और ग्रो करना है, बड़ा एक विजन है, मोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन आप शेयरिंग नहीं देना चाहते, शेयरिंग कुछ ही देना चाहते हो, तो सबसे बड़ा आइडिया होता है सबसे पब्लिक को अपने साथ जोड़ लो, मास को अपने साथ जोड़ लो। दो तरीके से जुड़ सकता है, आगे मैं बताऊंगा। क्राउड फंडिंग होती है एक, क्राउड फंडिंग से भी मास को जोड़ा जा सकता है, या फिर पब्लिक शेयर। आप पब्लिक शेयर के लिए 8-8.5% शेयर आपने दिए हैं, फिगर में आप देखिए 8-8.5% है, 5 नंबर 6 नंबर सर्किल जो है 8.5% शेयर दिए हैं, और इसका खर्चा आता है शेयर को मतलब अप्लाई करने के लिए, पूरा कंट्रोल करने के लिए एजेंसियों की फीस होती है, कुछ होता है, तो वो 7% का और इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन इसमें शेयर बहुत कम जाते हैं आपके, और इन्वेस्टमेंट बहुत मोटा आ जाता है, एकदम कंपनी ग्रो कर जाती है। जैसे कि आप देखेंगे लास्ट में जब आईपीओ लाते हैं, आपका आईपीओ सक्सेस हो जाता है, तो आपको 188 करोड़ रुपए मिल गए, लेकिन शेयर कितने दिए आपने? 8.3%। आपको 188 करोड़ रुपए मिल गए, 8.3% का 6 सर्किल आप देखिए, 8.3% का सिर्फ शेयर गया, आप 17% पे आ गए। शुरुआत आपने 50-50 से की थी, 100 से की थी जब आपका इनिशियल आइडिया था, लेकिन 100 फॉर नथिंग, आपके पास कुछ नहीं था। लेकिन आज 17% जो है बहुत बड़े अमाउंट का, एक 17% है। तो आप देखोगे कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 206 करोड़ रुपए हो गई, और 206 करोड़ रुपए लगाने के बाद ये बहुत तेजी से सरपट दौड़ती है, आपके शेयर की वैल्यू बढ़ती है, तो कंपनी भी तेजी से बढ़ने लगती है। इस तरीके से शेयरिंग होती है, और इस तरीके से एक्सपोनेंशियली अगर कोई आइडिया प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है, वर्केबल होता है और लोगों को पसंद आता है, तो वो इसी तरीके से बढ़ता है, और इसी तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट आता है। जब आप इन्वेस्टमेंट कम लोगे, लेकिन वैल्यूएशन कंपनी की बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आपके ब्रांड की भी वैल्यू बढ़ती है, आपके कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कंपनी सरपट दौड़ने लगती है और ग्रो करने लगती है। उसके बाद जैसे जैसे आपके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती चली जाएगी, और तो इन्वेस्टर भी खुश होते हैं, उनको भी अपना रिटर्न मिल रहा होता है, और बड़ा एक प्रॉफिट मिल रहा होता है, और आपको भी, आपका भी स्टार्टअप सक्सेस हो जाता है। ये तो हो गया स्टार्टअप फंडिंग किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया कि कब कब लें, किस स्टेज पे लें, और किस तरीके से नेगोशिएट करें। शेयरिंग बांटने से ज़्यादा नेगोशिएट करें, और ये चीज़ ध्यान रखें कि शेयरिंग आपको देनी पड़ेगी जब भी ग्रो करोगे, नहीं तो आप शेयरिंग नहीं दोगे तो 100% ऑफ नथिंग। जब आप कुछ भी नहीं थे, आपकी कंपनी ना के बराबर ही थी, तब आपके पास 100% शेयर थे, तो आपकी वैल्यूएशन 12 लाख रुपए थी। लेकिन आज 206 करोड़ की है, और इसके बाद लगने के बाद और भी ग्रो करेगी, तो आपके पास 17% शेयर है, लगभग 36 करोड़ रुपए आपने 12 लाख रुपए से बनाए हैं अपने, अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो एक्सपोनेंशियली आपने ग्रो किया है। तो 36 करोड़ के 72 होंगे, 72 के 1,28,000 होंगे, इस तरीके से ये बढ़ते जाएंगे। 100 करोड़ होंगे, 100 के 200 करोड़ होंगे, तो ये आपका शेयर उतना ही रहेगा, और ये बढ़ते चले जाएंगे। अब मैं बताता हूं आपको, ये इस तरीके से शेयरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल रिव्यू कीजिएगा और समझिए इसको क्या है। इसमें फंडिंग स्टार्टअप के लिए कहाँ से ले सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो आप कहाँ किस तरीके से आप फंड रेज करने के तरीके क्या होंगे, कहाँ से आपको फंडिंग मिल सकती है, आप उनको अच्छी तरह सारे ऑप्शन को रिव्यू कीजिए। आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, जब भी आपको बैंक लोन देंगे। बैंक लोन देते हैं तो शेयर नहीं लेते हैं, लेकिन बैंक के लोन का प्रेशर होता है, लोन का प्रेशर जो होता है वो आपको डाइवर्ट करता है, डिस्ट्रक्शन पॉइंट होता है, इसलिए शुरू में आपको शेयर देने में ही फ़ायदा होता है।
क्योंकि आपने देखा आपका शेयर कम हो रहा है लेकिन वैल्यूएशन बढ़ रही है। तो इसलिए उसकी चिंता मत कीजिए, शुरू में कंपनी ना के बराबर होती है वैल्यूएशन, तो आप शेयर दे सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि फंडिंग कहाँ कहाँ से मिल सकती है। स्टार्टअप के फंडिंग जुटाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तो सेल्फ फंडिंग ही होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पास से इन्वेस्ट कर सकते हो वो करना चाहिए। अपना प्रॉपर्टी बेचिए या गोल्ड है आपके पास वो बेच के, या जिस तरीके से भी, तो होगा क्या कि आपको शुरू में शेयरिंग ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, को फाउंडर ढूंढिए, को फाउंडर दूसरे फील्ड का ढूंढिए, वो भी उससे भी उतना इन्वेस्ट कराइए जिससे कि उसकी भी जिम्मेदारी बने, और दोनों का 50-50 अगर शेयर है तो आपने देखा दोनों का 50-50 शेयर है तो दोनों का टेंशन बराबर होगी। ठीक है, आइडिया आपका है, वो आपके आइडिया पे काम करेगा, लेकिन ढूंढिए उसे जो आपके आइडिया से सहमत हो, क्योंकि वो पूरी तरीके से उस पर विश्वास करना चाहिए और टाइम दे प्रोजेक्ट को। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आप इन्वेस्टर ढूंढ लेते हो, को फाउंडर की जगह इन्वेस्टर ढूंढ लेते हो तो उसके और बिजनेस होते हैं, तो वो आइडिया आपके आइडिया पे छोड़ देता है और टाइम नहीं देता है, इसलिए स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। थर्ड सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि चैलेंजेस क्या हैं, क्यों फेल होते हैं। तो सबसे पहला तो अपने पास से जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो कीजिए। दूसरा, आपको एंजल इन्वेस्टर ढूंढना होगा। एंजल इन्वेस्टर की जैसे कि मैंने आपको बताया, नियर एंड डियर से भी इकट्ठा कर सकते हो, उनको कम शेयर में आप अच्छा पैसा उनसे ले सकते हो और इन्वेस्ट करा सकते हो कंपनी ग्रो करने के लिए। जब ये सब चीज़ें के बाद भी आपको लगता है कि और मेरे को आगे जाना है, कंपनी और आगे जा सकती है, प्रोडक्ट मेरा और आगे जा सकता है, या सर्विसेज से कोई और आगे जा सकती है, उसके लिए मुझे फंड की ज़रूरत है, तब आप एंजल इन्वेस्टर के पास जाइए जो आपको उस इंडस्ट्री के आइडिया भी देंगे, उस इंडस्ट्री की नॉलेज भी देंगे और आपको फंड भी देंगे। ठीक है, शेयरिंग के साथ फंड भी देंगे। मुंबई इसमें बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर आप लोगों को नेट पर सर्च करेंगे मिल जाएंगे, जिसमें कि एक प्रमुख है मुंबई एंजल, इंडियन एंजल नेटवर्क, हैदराबाद एंजल्स। ये सब ये स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं और अपने मेंटर भी देते हैं आपको नॉलेज देने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। तो आप इसको गूगल करके और भी इन्वेस्टर के बारे में सर्च कर सकते हो। एक होता है जैसे आप फ्रेंड और उनसे पैसा ले रहे हो, एक क्राउड फंडिंग होती है। क्राउड फंडिंग लेकिन ज़्यादातर स्टार्टअप जो सोशल होते हैं, जो सोशल कॉज के लिए बनाए जाते हैं, जो पब्लिक सामाजिक टाइप के स्टार्टअप होते हैं, उनके लिए क्राउड फंडिंग बहुत अच्छा मीडियम है, जिसमें शेयर देने की बजाय आप इन्वेस्टमेंट ले लेते हो और उनको शेयर ग्रो होता है, तो उनका एक तरीके से शेयर जैसे आईपीओ लाते हो, इसी तरीके से क्राउड फंडिंग हो गई। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आप गूगल पे सर्च कर सकते हो और उनकी साइट पे जाके आप उसको रिव्यू भी कर सकते हो, जैसे कैटा हो गया, कैटापूल हो गया, किक स्टार्टर हो गया, फंडेबल हो गया, इंडिगोगो हो गया। तो ये सब जो है क्राउड फंडिंग के मतलब प्लेटफॉर्म है। इसमें आप बहुत सारे लोगों से थोड़ा पैसा लेते हो और उसको लेकिन हाँ, इंटरेस्ट से ज़्यादा पड़ता है, इनको जो रिटर्न करना पड़ता है। सरकारी योजनाओं का ध्यान रखिए, सरकार बहुत सारी इसमें स्कीम लाती है, बहुत सारी सब्सिडी देती है, इन योजनाओं को ध्यान रखिए। कहाँ पर सेटअप करने पे आपको प्लांट, आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। 20 से 25% तक का आपका जो फंडिंग होता है प्लांट एंड मशीनरी का, वो सरकार देती है। बहुत ही रियायती, मतलब आपको प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने को, जॉब मार्केट क्रिएट करने के लिए सरकार आपकी हेल्प करती है। तो सरकारी योजनाएं हैं जैसे कि मुद्रा लोन हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट देती है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के लिए बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट चलाती रहती है। आप इन स्कीमों का ध्यान रखिए और मेक इन इंडिया की साइट पर ये सब पड़ा हुआ है। मेक इन इंडिया की साइट को रिव्यू करते रहिए, उसमें सरकारी योजनाओं का अगर फ़ायदा लेंगे तो आपको क्या होगा, आपकी शेयरिंग बच जाएगी, आपको जो पैसा मिलेगा उसका टेंशन नहीं होगा। वो सब्सिडी भी बहुत सारी मिलती हैं, तो टैक्स में रिबेट मिलती हैं। तो इस तरीके से सरकारी योजनाओं का आप, क्योंकि आप एक देश के लिए काम करने जा रहे हो, आप जॉब मार्केट क्रिएट करने जा रहे हो, तो इसलिए सरकार आपकी मदद करती है। जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए तो टैक्स पेयर आप बहुत सारे तैयार करोगे, आप टैक्स दोगे, तो सरकार की ये मजबूरी है कि नए नए स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा इस तरीके की स्कीम लाएगी। तो सरकारी स्कीमों का जरूर ध्यान रखिए। बैंकों से लोन भी आसानी से मिल जाता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लोन के चक्कर में शुरू में मत पड़िए, क्योंकि लोन का एक प्रेशर होगा।
इंटरेस्ट रेट होगी एक 10 से 12% के बीच में, जो भी आप नेगोशिएट बेटर कर सकते हो, वेरिएबल होती है, ठीक है। तो ये कभी बढ़ती रहती है, कभी घटती रहती है, वो आप को पता ही है कि पूरा रिजर्व बैंक का खेल होता है। तो बैंकों का लोन तो इजी एक है ही, लेकिन आप इस को बचने लोन की तरफ जाने की बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले और मीडियम जो है वो आप NBFCs होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती हैं, जो थोड़ा ज़्यादा में देती हैं। आपका क्रेडिट स्कोर बहुत से लोगों का अच्छा नहीं होता है, चेक बाउंस हो गया, किसी का पैसा रुक गया, तो वो सब आपका सिबिल स्कोर में चढ़ता चला जाता है, क्रेडिट एक रेटिंग होती है, ठीक है। तो वो उसमें लोन मिलने में दिक्कत होती है। तो आप NBFCs के पास जा सकते हो। म्यूचुअल फंड का एक होता है, कोई एग्रीकल्चर में, कोई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है, वहाँ से भी एक फंडिंग आप उठा सकते हो। इसके अलावा बिजनेस क्रेडिट कार्ड भी सरकार देती है। शुरू में क्रेडिट कार्ड ले लिया, 55 दिन का आपको टाइम मिलता है, आपको 55 दिन में आपने प्रोडक्ट तैयार किया, सेल किया, 1 महीने का क्रेडिट के भी दिया, तो भी आपके पास पैसा आ गया, उसको दे दो। शुरू में क्रेडिट कार्ड बहुत काम आता है, उसकी लिमिट 4, 5, 10 लाख रुपए की आपके बिजनेस के हिसाब से बन जाती है। जैसे बैंक में क्रेडिट लिमिट बनती है, उस पर तो इंटरेस्ट शुरू डे टू डे होता है, लेकिन ये 55 दिन का आपको टाइम मिल जाता है, तो इसमें आपको ये हेल्प मिल जाती है। बिजनेस क्रेडिट कार्ड में ये आपको हेल्प मिल जाती है, ठीक है। आपने पेमेंट प्रोडक्ट तैयार किया या सर्विस तैयार की, उसका पेमेंट आ गया, आपने पेमेंट कर दिया, फिर ये कर लिया, तो इसको बढ़ाते गए इस तरीके से। एक नया कॉन्सेप्ट और चल रहा है, P2P, पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर में क्या होता है कि आप किसी प्राइवेट इन्वेस्टर से आप पैसा ले लेते हो, उसका इंटरेस्ट रेट बैंक से के रेट से बहुत ज़्यादा होता है, मंथली इंटरेस्ट उसमें ज़्यादातर चला करता है। तो ये सबसे लास्ट ऑप्शन आप रखिए। पीयर टू पीयर के बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, तो आप सर्च करेंगे, उसमें आ जाएंगे। तो उसमें इन्वेस्टर कोई आपके कंपनी में इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो इंटरेस्ट पे करता है। जब आपका बैंक लोन ना हो रहा हो, आपको क्रेडिट कार्ड ना मिल रहा हो, तो ये एक आपके पास पीयर टू पीयर का ऑप्शन बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि नए स्टार्टअप खोलने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, फंडिंग आपको कहाँ से मिलेगी, किस तरीके से आपका शेयरिंग होगा स्टार्टअप का, किस तरीके से आप एंजल इन्वेस्टर ढूंढें, किस तरीके से अपना इन्वेस्ट करें, को फाउंडर किस तरीके से ढूंढें और शेयरिंग उसको कैसे देनी है। और IPO सबसे मैजिक का काम करता है, जब आपकी कंपनी बहुत ग्रो करती है, बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट आता है, शेयरिंग बहुत कम जाती है, तो IPO लाने के बारे में सबसे बात का ऑप्शन होता है। इसके लिए बहुत सारी लीगलिटीज है, इसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं। आपकी कंपनी का एक रेटिंग होता है, एक स्टेटस होता है, एक बिजनेस का मॉड्यूल होता है, एक टेन्योर, मतलब कितनी पुरानी कंपनी है, इसके हिसाब से आपको IPO का अप्रूवल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए अपने स्टार्टअप को खोलते टाइम ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको, अगर कोई आइडिया है आपके पास, तो स्टार्टअप खोलने में और उसे ग्रो करने में, और कैसे आपको फंडिंग अरेंज करनी है, किस तरीके से आपको इन्वेस्टर ढूंढना है, इसमें बहुत हेल्प करेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको लगता है ये दूसरे के भी बहुत काम की हो सकती है, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव बिजनेस रिलेटेड और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और घंटी को भी बजाना ना भूलें। थैंक यू।